चलिए टीचिंग्स ऑफ द नामधारी या टीचिंग्स ऑफ नामधारी की बात करते हैं। अब इनकी द्वारा जो शिक्षाएं दी गई उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो ये आता है, बिलीव्ड आदि ग्रंथ द ओनली होली बुक ऑफ सिखिज्म। तो सिख धर्म के लिए ये कहा गया है, सिख धर्म के अनुयायियों के लिए बात कही गई है कि जो आदि ग्रंथ है इज द ओनली होली बुक ऑफ द सिख रिलीजन। आदि ग्रंथ को ही एकमात्र सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना गया है। ठीक है, तो सिर्फ एक ही बुक है जो सबसे पवित्र और सबसे होली ग्रंथ मानी गई है, दैट इज आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ का मतलब गुरु ग्रंथ साहिब को ही आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी बात, दूसरे नंबर पे इन्होंने माना है कि एक ही गुरु है, और एक ही गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी। द ओनली गुरु, जिनकी टीचिंग्स को आपको मानना है, जिनकी शिक्षाओं को मानना है। ठीक है, अब गुरु गोविंद सिंह जी इज द ओनली गुरु, इसका मतलब ये नहीं है कि पुराने 9 गुरु को नहीं मानना है, तो पुराने 9 गुरु और गुरु गोविंद सिंह जी, इसका मतलब ये कि और कोई अगर गुरु बनता है तो उनको गुरु के रूप में कंसिडर नहीं करना है, या फिर किसी दूसरे व्यक्ति की टीचिंग्स को फॉलो नहीं करना। ठीक है, तो जो पुराने 9 गुरु हैं और उनको रिप्रेजेंट करते हुए गुरु गोविंद सिंह जी जो 10th सिख गुरु हैं, उनकी ही शिक्षाओं को मानना है, उनके टीचिंग्स और सिद्धांतों पर ही चलना है। ठीक है, सबको गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा को ही मानना। तीसरा, नामधारी सेक्ट वॉज वेरी रिसेप्टिव। देखिए ये जो संप्रदाय था ना, ये काफी ज्यादा रिसेप्टिव था, यानी कि सभी संप्रदायों को, सभी जातियों को या कोई भी व्यक्ति इस संप्रदाय में इजीली शामिल हो सकता था। ठीक है ना, कोई विशेष व्यवस्था, ऐसा कोई कंडीशन नहीं थी, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि ये कम्युनिटी के लोग या इस जाति के लोग या इस परंपरा के लोग पहले उन्हें ये करना है वो करना है उसके बाद ही शामिल हो सकते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये आता है, वो ये कि नामधारी सेक्ट वॉज वेरी रिसेप्टिव टूवर्ड्स पीपल ऑफ ऑल अदर क्लासेस and religion, and anyone can join it without any restriction with the only condition that he will adhere to the principles of the sect। ठीक है, तो बेसिकली ये बात बोली गई है कि नामधारी सेक्ट वाज वेरी रिसेप्टिव टुवर्ड्स द अदर क्लासेस, रिलीजन, क्लास। ठीक है, तो दूसरे संप्रदाय की बात करें, दूसरी जाति धर्म की बात करें, या कोई भी जाति या धर्म का व्यक्ति बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस इस संप्रदाय को ज्वाइन कर सकता है, इस कम्युनिटी को या इस वर्ग को में शामिल हो सकता है। ठीक है, सिवाय उसे सिर्फ एक ही कंडीशन को फॉलो करना होगी, एक ही नियम को पालन करना होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ द सेक्ट। इस संप्रदाय के जो प्रिंसिपल्स हैं, इस संप्रदाय के जो नियम हैं, उन्हें फॉलो करना होगा। ठीक है ना, तो ये बात बोली गई है कि ये संप्रदाय काफी रिसेप्टिव था और सभी धर्म जाति के लोगों के लिए इसके जो दरवाजे थे, गेट थे, वो खुले हुए थे। ठीक है, चौथा पॉइंट, चौथी जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो ये आती है कि क्या हुआ था जब सिख धर्म में या सिख किंगडम बनता है, सिख एम्पायर बनता है, और जब एक शासकों का शासन शुरू हो जाता है, तो इस दौर में क्या होता है, धीरे धीरे कुछ सिख कास्ट के कुछ लोग जैसे कि सोडी हो गए हैं या बेदी हो गए हैं, ठीक है ना, ये काफी ज्यादा हाई क्वालिटी के सिख बन चुके थे, उच्च दर्जे के सिख बन चुके थे। ठीक है, तो इस दौरान जब राजशाही थी, उस दौरान सोडी, बेदी, ठीक है, ये काफी हाई क्वालिटी के सिख बन चुके थे। ठीक है ना, और साथ ही जो महंत थे, जो ब्राह्मण थे, इन्हें भी पूजा जाने लगा था। तो इन लोगों की जो पूजा है, इन लोगों की जो उत्कृष्टता है, इसे बंद की जानी चाहिए, इन्हें पूजा नहीं जाना चाहिए। ये भी प्रिंसिपल इसी संप्रदाय के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि बेदी और सोडी और महंत और ब्राह्मण, इनको जो उच्च दर्जा दिया जा रहा है, इनको जो भगवान के रूप में दर्जा दिया जा रहा है, इनको जो पूजा जा रहा है, ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारी प्रैक्टिसेस क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ठीक है, 5वें नंबर पे आते हैं। तो 5वीं जो इनकी जो प्रिंसिपल था वो ये था कि आइडोलेट्री या मूर्ति पूजा भी बंद होना चाहिए। ठीक है, सिख धर्म में आइडोलेट्री या मूर्ति पूजा को बिल्कुल भी स्थान नहीं है, तो मूर्ति पूजा का इन्होंने विरोध किया है, मूर्ति पूजा का विरोध किया है। ठीक है, साथ ही ये जो वर्ग था, ये जो कम्युनिटी थी, इसे इसोनोक्लास्ट कम्युनिटी के रूप में जाना जाता है, आइसोनोक्लास्ट कम्युनिटी के रूप में जाना जाता है, सॉरी, आइसोनोक्लास्ट कम्युनिटी क्या होती है? तो आइसोनोक्लास्ट कम्युनिटी का मतलब होता है कि जो समाज में व्याप्त जो प्रिंसिपल्स हैं, समाज में जो चलने वाले जो
प्रिंसिपल्स हैं, जो स्टेब्लिश थॉट्स हैं, उनको उन पर बिलीव नहीं करना, उनको नहीं मानना। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये जो कम्युनिटी है ये क्या कहलाती है, आइसोनोक्लास्ट कम्युनिटी कहलाती है। अब आइसोनोक्लास्ट कम्युनिटी है तो ये जो मूर्ति पूजा है या फिर पिक बनाना है या फिर इमेज बनाना है, ये सारी चीज़ों को करके जो पूजा पाठ की जाती है, जो स्टेब्लिश्ड जैसे कि मंदिर वगैरह हैं, इन सारी चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं, इन सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं। क्योंकि मंदिरों में भी अगर बात की जाए तो गॉड वर्शिप या फिर आइडोलेट्री किया जाता है। ठीक है, वहाँ पे जो पुजारी या महंत होते हैं वो लोगों को लूटते हैं, ऐसा इनका मानना है, ऐसा इनका सोचना है। ठीक है, तो चूंकि ये जो हैं ये आइसोनोक्लास्ट कम्युनिटी से बिलीव करते हैं, आइसोनोक्लास्ट कम्युनिटी के लोग जो स्टेब्लिश्ड जो थॉट्स हैं उन पर या स्टेब्लिश्ड जो रिचुअल्स हैं उसको नहीं मानते। ठीक है, तो एक विशेषता ये है कि जो कूका कम्युनिटी थी, जो नामधारी सेक्ट था, जो नामधारी संप्रदाय था, ये आइसोनोक्लास्ट कम्युनिटी के रूप में भी जाना जाता। ठीक है, अब कुछ और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी बात करें अगर हम, तो यहाँ पे देखेंगे हम कि ये जो कम्युनिटी थी ये वेजिटेरियन थी, पूरी तरह से क्या थे, शुद्ध शाकाहारी थे। ठीक है, तो ये वेजिटेरियंस थे और इस कम्युनिटी में, इस संप्रदाय में किलिंग केटल्स वर रिस्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो जीवों की या फिर हम बात करें जानवरों की हत्या करना, केटल्स को मारना या उनको किलिंग करना, इस पर पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टली उस पर प्रोहिबिशन था, उस पर प्रतिबंध लगा हुआ था। तो ये लोग वेजिटेरियन थे और किलिंग एनिमल्स जो है वो प्रोहिबिट थी, उस पर प्रतिबंध था। ठीक है, अब यहाँ पे ये मैंने आप लोगों को प्रिंसिपल से बताया, टीचिंग से बताइए, किसकी, नामधारी की। एक खास बात ये है, दे वर अलाउ ओनली टू बियर व्हाइट क्लोथ्स, ये सिर्फ और सिर्फ सफेद वस्त्र ही धारण कर सकते थे। ठीक है, दे वर अलाउड ओनली टू बियर व्हाइट क्लोथ्स, ये सिर्फ सफेद वस्त्र ही क्या कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। साथ ही अगर हम बात करें तो इन्होंने कुछ सोशल रिफॉर्म्स की भी बात करी है, महिलाओं के अधिकारों की बात करी है, वुमेन राइट्स की बात की है, जैसे इंटरकास्ट मैरिजेस को इन्होंने सपोर्ट किया। ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट किया है, वुमेन राइट्स को इन्होंने प्रमोट किया, महिलाओं के अधिकारों की बात कही है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें चाइल्ड मैरिजेस, इसके अलावा इन्फेंटिसाइड और जो डाउरी सिस्टम किया जाता था, जो दहेज देने की जो प्रथा थी, उस पर प्रतिबंध लगाने की बात इन्होंने कही है। तो अगर सोशल रिफॉर्म्स की बात करें तो हम देखते हैं इन्होंने वुमेन राइट्स या महिलाओं के अधिकारों की बात की है, इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट किया है, इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट किया है, महिलाओं के अधिकारों की बात कही है। ठीक है, इन्फेंटिसाइड के ऊपर बैन लगाने की बात कही है, चाइल्ड मैरिजेस को बैन लगाने की बात की है, विडो रीमैरिज को इन्होंने प्रमोट किया है, वहीं पर डाउरी सिस्टम पर बैन लगाने की या प्रतिबंध लगाने की बात इन्होंने इनके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये कुछ खास चीजें हैं, ये कुछ खास टीचिंग्स और साथ ही जो इन्होंने कार्य किए हैं इसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कशन किया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कूका मूवमेंट किस तरह से शुरू होता है, कूका आंदोलन किस तरह से शुरू होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बिगिनिंग ऑफ कूका मूवमेंट, कूका आंदोलन की शुरुआत किस तरह से होती है, इस बात को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात मैंने ये बताई कि जो फॉलोअर्स थे नामधारी संप्रदाय के, जो अनुयायी थे, वो समाज के अलग अलग जगहों पर विस्तृत थे, फैले हुए थे और काफ़ी वाइड स्प्रेडली वो लोग जाने जाते थे। ठीक है, कई लोग गवर्नमेंट के नौकरियों में थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जॉब में थे, कई लोग बड़े बड़े व्यापारी थे। ठीक है, कई लोगों की अगर बात की जाए तो ब्रिटिश आर्मी में भी थे कई लोग, कई नामधारी सेक्ट के, क्योंकि आप सभी को पता है आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश आर्मी थी, जो ब्रिटिश सेना थी, उसमें कई सारे चेंज किए गए थे, कई सारे बड़े बड़े परिवर्तन किए गए थे। ठीक है, और जो एक चेंज जो हुआ था वो ये हुआ था कि अवध बिहार और हम बात करें उत्तर भारत के जो सिपाही थे, जो सोल्जर्स थे, जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया था ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, उनकी अब रिक्रूटमेंट कम हो गई थी, उनकी अब भर्ती सेना में कम कर दी गई थी। उनकी जगह पर अब पंजाबियों को या सिखों को या नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के जो लोग थे उन्हें ज़्यादा रिक्रूट किया जाने लगा था, उन्हें ज़्यादा अपॉइंट किया जाने लगा था। तो 1857 के बाद अगर हम 1875 तक की बात करें, 1875 तक की बात करें, तो सेना में अगर बात करें, सेना में सबसे ज़्यादा जो लोग थे वो सिख कम्युनिटी के लोग थे, सिख धर्म के लोग थे या पंजाबी कम्युनिटी के लोग थे, क्योंकि इनके द्वारा
रिवोल्ट में पार्टिसिपेशन नहीं किया गया था, रिवोल्ट में ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया गया था। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखते हैं अपन। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से बिगिनिंग ऑफ द कूका मूवमेंट होता है, कूका आंदोलन की शुरुआत कैसे होती है। तो मैंने ये कहा कि अलग अलग जगहों पर जो नामधारी सेक्ट के लोग थे, जो नामधारी संप्रदाय के लोग थे, ये फैले हुए थे अलग अलग। चाहे हम बात करें ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो वो, चाहे व्यापारी हो, चाहे लैंडलॉर्ड्स हो, चाहे मनी लेंडर्स हो, चाहे हम बात करें आर्मी हो, इन जगहों पर भी ये लोग मौजूद थे। ठीक है, लेकिन ये कभी भी अपनी जो विचारधारा थी, अपनी जो आइडियोलॉजी थी, अपनी जो पहचान थी, उसे ओपनली डिस्क्लोज नहीं करते थे। ठीक है, ओपनली इनके बारे में ये बताते नहीं थे अपनी आइडियोलॉजी को, ये अपना काम किया करते थे। ठीक है, लेकिन क्या होता है 1871 में कुछ इस तरह के इवेंट्स होते हैं, कुछ इस तरह की घटना होती है जिसमें कूका संप्रदाय के ही जो लोग थे उनमें आपस में ही कुछ विवाद हो जाता है। वो आपस में ही क्या करने लग जाते हैं, झगड़ने लग जाते हैं। ठीक है, 1871 में। और यहाँ से 1871 में जब डिस्प्यूट होता है, जब विवाद होता है, जिससे कुछ कुछ हिंसात्मक या कुछ वॉयलेंस वहां पर होता है। ठीक है, पंजाब वाले क्षेत्र में ही कुछ क्या होता है, वॉयलेंस होता है, कुछ हिंसात्मक घटनाएं होती हैं। और जब ये वॉयलेंस होता है, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को धीरे धीरे, या ब्रिटिश फोर्स को, ब्रिटिश पुलिस को धीरे धीरे ये जानकारी पता चलती है, धीरे धीरे ये बातें पता चलती है कि आखिर जो कूका मूवमेंट है, या जो कूका या ये जो नामधारी संप्रदाय के जो लोग हैं, इनकी बेसिक आइडियोलॉजी क्या है, इनके बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, और किस तरह से वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए या ब्रिटिश पूरे साम्राज्य के लिए एक थ्रेट है। क्योंकि कूका या नामधारी संप्रदाय के जो लोग थे, ये वापस से पूरे पंजाब में, या जो सिख किंगडम था उसे वापस से अपनी सॉवरेनिटी में लाना चाहते थे, और जो ब्रिटिश रूल है उसे पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट ऑफ द नामधारी मूवमेंट। तो नामधारी लोगों का ये लक्ष्य भी था। इसके लिए जो राम सिंह जी थे, जो इस मूवमेंट के सबसे बड़े या सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उन्होंने कई सारी एक्टिविटी भी की थी। और वो कभी भी ओपनली ये नहीं कहते थे कि अंग्रेजों का हमारे ऊपर शासन है या हम अंग्रेजों की गुलामी में हैं। ठीक है, वो हमेशा कोशिश किया करते थे, या उन्होंने कई ऐसी एक्टिविटी, कई ऐसे उनकी जीवन में उनके द्वारा की गई एक्टिविटी है जो ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट थी, ब्रिटिश रूल के खिलाफ थी। ठीक है, तो अब देखिए 1971 में कुछ घटना घटती है जिसमें कि कूका कम्युनिटी के लोग ही आपस में झगड़ने लग जाते हैं, और जिससे कि कुछ हिंसात्मक घटनाएं देखने को मिलती है। ठीक है, अब वो क्या इवेंट हुए, क्या घटनाएं हुई, उसको डीप में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन 1971 में कुछ डिस्प्यूट होता है आपस में, इनके बीच में हिंसात्मक एक्टिविटी होती है, कुछ वायलेंस किया जाता है, जिससे ब्रिटिशर्स का ध्यान इनकी ओर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, इनका ध्यान आकर्षित होता है। ठीक है, नाउ द ब्रिटिशर्स वर वेरी मच अवेयर अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ बाबा राम सिंह। ठीक है, तो यहां पे ब्रिटिशर्स को पता चल गया है, ब्रिटिशर्स आर वेरी मच अवेयर अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ बाबा राम सिंह। बाबा राम सिंह की एक्टिविटी से अब ब्रिटिशर्स पूरी तरह से क्या हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, उन्हें पता चल चुका। ठीक है, एंड बाबा राम सिंह हैड प्रीवियसली डिक्लेयर्ड फ्रीडम अगेंस्ट ब्रिटेन एंड फ्लड व्हाइट फ्लैग ऑफ फ्रीडम। तो ये जो बाबा राम सिंह की जो एक्टिविटी थी, आइडियोलॉजी थी, उससे ब्रिटिशर्स को जानकारी मिली, क्योंकि बाबा राम सिंह ने पहले भी क्या डिक्लेयर कर दिया था, फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटेन से आज़ादी की घोषणा कर दी थी, और व्हाइट फ्लैग भी उसके उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया था, सफेद झंडा भी फहराया था। ठीक है, तो बाबा राम सिंह की जो प्रीवियस एक्टिविटी थी उसके बारे में जानकारी ब्रिटिशर्स को थी। ऐसा उन्होंने किया था 1857 में, 1857 में इन्होंने फ्रीडम डिक्लेयर कर दी थी ब्रिटिशर्स से, और व्हाइट फ्लैग भी क्या किया था, लहराया था। ठीक है, तो उनके बारे में भी जानकारी थी। ठीक है, इन्होंने रशियंस को भी मैसेज किए था, रशियन को भी लेटर्स लिखे थे बाबा राम सिंह ने। देखिए, बाबा राम सिंह की जो एक्टिविटी थी उनके बारे में अब जाकर ब्रिटिशर्स ज्यादा अवेयर हो चुके थे, जैसे कि 1857 में उन्होंने क्या किया, साथ ही उन्होंने रशियंस को लेटर लिखा है कि वो जो रशियंस हैं वो ब्रिटेन से उन्हें आज़ादी कराने में मदद करें, क्योंकि उस दौर में ब्रिटेन और रसिया या रूस, इनके बीच में काफी ज्यादा दुश्मनी थी, काफी ज्यादा स्ट्रगल था। ठीक है, रसिया जो है वो ब्रिटेन का काफी बड़ा दुश्मन था, और ब्रिटेन भी रूस का सबसे बड़ा दुश्मन था। और इसी मुद्दे के कारण, इस रशियन इन्वेजन के कारण, रशियन आक्रमण या रूस के आक्रमण ना हो,
इंडिया के ऊपर, या चूंकि इंडिया ब्रिटिशर्स का कंट्रोल में है, तो इसीलिए अफगानिस्तान जो एक बहुत ही टेक्टिकल कंडीशन में था, अफगानिस्तान बहुत ही कूटनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण स्थिति पर था, और अफगानिस्तान पर कंट्रोल करना चाहते थे रशियंस और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स भी। इसीलिए अफगानिस्तान पर काफी फोकस किया था, क्योंकि वहां से एक रूट मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है रशियंस को इंडिया में आने का या फिर साउथ एशिया में एंटर करने का। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिलती है। रशियंस को मैसेज किया जाता है, लेटर लिखा जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने अपने फॉलोअर्स को, अपने सहयोगियों को, अपने अनुयायियों को ये बात कही थी कि ब्रिटिश रूल अब ज्यादा समय तक नहीं रहने वाला है, अंग्रेजी शासन अब ज्यादा समय तक नहीं रहने वाला है। ठीक है, इसलिए अंग्रेजों की नौकरी करना बंद कर दिया जाए, अंग्रेजों की नौकरी छोड़ दी जाए, अंग्रेजी जो सामान आता है, ब्रिटिश जो सामान यहाँ पे लाते हैं उसका यूज करना बंद कर दें। ठीक है, ब्रिटिश एजुकेशन या इंग्लिश एजुकेशन ना ली जाए। ठीक है, इंग्लिश कपड़ों का बायकॉट किया जाए, इंग्लिश एजुकेशन का बायकॉट किया जाए, इंग्लिश जो प्रोडक्ट्स आते हैं, जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स इंडिया में आ रहे हैं, जो यूरोपियन प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उनका बायकॉट या बहिष्कार किया जाए। ठीक है, उनकी जो नौकरी है उनको छोड़ दिया जाए। इस तरह से इन्होंने क्या किया है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की तरह, या नॉन कोऑपरेशन दिखाने की एक रिक्वेस्ट की है, किससे, अपने अनुयायियों से, अपने लोगों से। ठीक है, क्योंकि उस समय पर सेना में सबसे ज्यादा कौन होते थे, आर्मी में सबसे ज्यादा कौन होते थे, सिख या पंजाब के लोग हुआ करते थे। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट की गई है। अच्छा, ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करें, जब इस तरह की अच्छा ये 1971 में जब हिंसा हुई, ठीक है, 1971 में जब एक्टिविटी हुई, काफी वायलेंस एक्टिविटी यहाँ पे देखी गई, तब ब्रिटिशर्स को ये सारी चीजें पता चली, और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे काफी एक्सट्रीम डिसीजन लिया, और 65 कूकास को, 65 जो लोग थे कूका कम्युनिटी के, या फिर हम बात करें नामधारी कम्युनिटी के, 65 लोगों को क्या किया गया, 65 लोगों को तोप के मुंह के सामने बांधकर उन्हें तोप से क्या कर दिया गया, मार दिया गया। ठीक है, तोप से मार दिया गया है 65 कूकास को। काफी एक्सट्रीम डिसीजन लिया है, काफी कड़ा और कठोर निर्णय लिया, किसके द्वारा, आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। और फिर 1872 में 1872 में जो राम सिंह जी थे उन्हें भी क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, इन 1872 राम सिंह वॉज अरेस्टेड, और राम सिंह को अरेस्ट करके उन्हें एग्जाइल कर दिया गया, उन्हें भारत से बाहर भेज दिया गया, रंगून। ठीक है, रंगून उन्हें भेज दिया गया। और जो 22 सूबे उन्होंने स्टेब्लिश किए थे, जो 22 सूबे यानी जो लीडर्स उन्होंने बनाए थे, 22 भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो लर्निंग सेंटर, उनके जो लीडर थे जिन्हें सूबा कहा जाता था, उन सूबे को भी क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने अब यहाँ पे हार्ड डिसीजन लेना शुरू कर दिया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हार्ड डिसीजन लेना शुरू कर दिया, और 65 कूकास को पहले तो मृत्यु दंड दिया गया, और उन्हें तोप के मुंह पर बांधकर उनकी हत्या कर दी गई। साथ ही साथ जो रामसिंह थे उन्हें क्या किया गया, अरेस्ट करके रंगून भेज दिया गया, और रंगून में ही बाद में उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, अब साथ ही 22 सूबों को भी अरेस्ट कर लिया गया। इन एक्टिविटीज के साथ, इन सारी की सारी गतिविधियों के साथ जो कूका मूवमेंट था, जो कूका आंदोलन था, वो धीरे धीरे करते हुए क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, धीरे धीरे करते हुए बंद हो जाता है। ठीक है, तो हल्का सा आपको समझ में आया होगा, हल्की सी बातें समझ में आई होगी कि कूका मूवमेंट या नामधारी मूवमेंट क्या है, नामधारी किसे कहते हैं, इस मूवमेंट में क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हुई हैं, इस मूवमेंट के इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन थे, ये मूवमेंट कब हुआ है। जैसे 1961 1972 दो इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं जो ध्यान रखना है आप लोगों को। एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा और सिस्टमेटिकली तरीके से बता दूं कि कूका मूवमेंट में हम बात करें तो कूका वॉज अ रिलीजियस पॉलिटिकल मूवमेंट इन पंजाब। ये धार्मिक भी है और राजनीतिक भी है। ठीक है, तो दो चीजें हैं। सबसे पहले नेचर आप लोगों को मैंने पहले भी बोला था कि जो कूका मूवमेंट है ये बेसिकली बात की जाए तो एक रिलीजियस मूवमेंट है, और साथ ही ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के या ब्रिटिश रूल को खत्म भी करना चाह रहे हैं। इट मींस इसमें पॉलिटिकल नेचर भी है। तो ये एक रिलीजियस और दूसरा पॉलिटिकल, ये इसका बेसिक नेचर निकल के आ जाता है कि ये जो मूवमेंट है ये रिलीजियस और पॉलिटिकल दोनों ही है। अगर रिलीजियस, अगर हम इनके एजेंडा की बात करें, रिलीजियस एक्टिविटीज की बात करें तो क्या देखने को मिलती है, कूकास वर नॉट अ पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम सिखिज्म ऑफ द सिख। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो नामधारी या जो कूकास हैं, ये जो मेन सिख कम्युनिटी है, जो मेन सिख स्ट्रीम है, उसमें नहीं आते हैं, ये उससे अलग हैं। ठीक है ना, तो नामधारी एक अलग कम्युनिटी है, सिख धर्म से संबंधित है, लेकिन मेन सिख कम्युनिटी के अंतर्गत ये नहीं आते हैं, ये अलग कम्युनिटी के रूप में कंसीडर की जाती है। ठीक है, दे वांटेड कास्ट अबोलिशन, ये क्या चाहते थे, ये जाति प्रथा को समाप्त करना चाहते थे। परमिशन टू इंटरमेरिजेस, ये इंटरमेरिजेस कराना चाहते थे। इट मींस कि एक जाति और दूसरी जाति में विवाह चाहते थे। विडो रीमैरिज के
ये सपोर्टर थे या समर्थक थे, ठीक है ना। साथ ही साथ हम बात करें तो एब्सटिनेंस फ्रॉम देसी लिकर, जो शराब या लिकर की बात की जाए तो उसको इन्होंने प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। मीट एंड ड्रग्स, इन सारी चीजों के ऊपर रोक लगाने की बात कही थी, ऐसा हमने डिस्कस किया ऑलरेडी। तो ये इनके कौन से व्यूज थे, ये इनके रिलीजियस व्यूज थे कि ये सारे काम करना चाहिए। नामधारी वर ऑल्सो कुकास because their recited गुरबानी इज सिमिलियर मैनर। तो इन्हें कूका क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब ये रिसाइट करते थे गुरबानी को, जब ये गुरबानी को पढ़ते थे बार बार जब गुरबानी को रिसाइट किया जाता था, तो इनके बार बार रिसाइट करने पर क्या होता था, इनके बार बार उच्चारण करने पर एक विशेष प्रकार का साउंड प्रोड्यूस होता था, विशेष हाई पिच वॉइस प्रोड्यूस होती थी, जिसे पंजाबी में कुक कहा जाता था, पंजाबी में कुक कहा जाता था, जिससे कि इन्हें क्या कहा जाने लगा, कुका कहा जाने लगा। तो आप लोगों को रिलीजियस पॉइंट या रिलीजियस व्यू समझ में आ गए हैं, धार्मिक क्या इनके विचार थे वो समझ में आ गए हैं। और ये जो बाद में जो नए नए टीचिंग्स या प्रिंसिपल्स बने हैं, ट्रेडिशन बने हैं, उनको भी इन्होंने कहा है रिस्ट्रिक्टली पालन नहीं किया जाना चाहिए। जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे, जो गुरु गोविंद सिंह के प्रिंसिपल्स थे, जो सिख धर्म के बेसिक प्रिंसिपल थे, उनको ही फॉलो किया जाना चाहिए, ठीक है। पॉलिटिकल इनके क्या एजेंडा है, राजनीतिक रूप से इनके क्या एजेंडा है, तो वो चीज भी आप लोग देखिएगा कि कुकास वांटेड टू थ्रो अवे द ब्रिटिश एंड रीस्टोर सिख सोवरेनिटी ओवर द पंजाब। तो ये चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है कि ये सिख रूल को, ये ब्रिटिश रूल को, ब्रिटिश शासन को पूरी तरह से क्या करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं और सिख धर्म को पुनः रिस्टोर करना चाहते हैं, सिख सोवरेनिटी, सिख साम्राज्य को पुनः स्थापित करना चाहते हैं। कहां पर, पंजाब में, ठीक है। तो पंजाब में सिख साम्राज्य कब से कब तक था, आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका आंसर होगा 1799 से लेकर 1849 तक सिख साम्राज्य स्थापित था पंजाब में, ठीक है। पंजाब एक साम्राज्य के तौर पर था और जिसे जीत लिया था 1849 में ब्रिटिशर्स ने। तो ये चाहते थे कि वापस से पंजाब में क्या हो जाए, सिख सॉवरेनिटी डेवलप हो जाए। कुका फॉलोअर्स हैड टू बियर ओनली हैंड वोवेन क्लॉथ्स एंड बॉयकॉट ब्रिटिश एजुकेशन लॉज एंड रेडीमेड प्रोडक्ट्स। तो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, इन्होंने क्या करना शुरू किया था और ये क्या यूज किया करते थे, तो ये सिर्फ और सिर्फ हैंडमेड जो वोवेन क्लोथ्स थे उन्हीं को धारण करते थे, हाथ से बने हुए जो सफेद वस्त्र थे वही क्या करते थे, धारण करते थे, ठीक है। साथ ही साथ इन्होंने बॉयकॉट किया था ब्रिटिश एजुकेशन का, ब्रिटिश कानूनों का, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, और जो रेडीमेड प्रोडक्ट्स थे, जो बाहर से आए हुए जो प्रोडक्ट्स थे, उनको भी इन्होंने बॉयकॉट किया है, ठीक है। 10 कुका मूवमेंट हैड एलिमेंट ऑफ नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस एज वेल। जैसे कि उन्होंने कहा था कि ब्रिटिशर्स की कोई भी पॉलिसी को ना मानना है, उनकी जॉब को छोड़ देना है, एजुकेशन को छोड़ देना है। तो इसका मतलब ये इनका जो नेचर था, इनका जो बेसिक अगर प्रकृति देखी जाए इस आंदोलन की, तो वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरह है। देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम पढ़ते हैं जो गांधी जी ने शुरू किया था, असहयोग आंदोलन की अगर बात की जाए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की अगर बात की जाए, 1921 में ये मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किया था, ठीक है। 1920-21 के लगभग ये मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किया था, जो 22 तक चलता है। लेकिन देखिए इसके पहले भी असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1905 में, स्वदेशी मूवमेंट के रूप में, जो बंगाल में शुरू हुआ था बंगभंग मूवमेंट के समय पर। लेकिन उससे पहले भी अगर हम नॉन कोऑपरेशन की बात करें तो वो शुरू किया गया 1871-72 के दौर में बाबा राम सिंह जी के द्वारा, जिसे हम किस आंदोलन के रूप में जानते हैं, नामधारी आंदोलन या मूवमेंट के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो नामधारियों के समय पर यह मूवमेंट हुआ था और इन्होंने क्या बात कही थी, नॉन कोऑपरेशन होना चाहिए, सिविल डिसोबीडियंस होना चाहिए, किसके प्रति, ब्रिटिश वस्तुओं के प्रति, ब्रिटिश गवर्नमेंट जॉब के प्रति, ब्रिटिश एजुकेशन के प्रति, ब्रिटिश रेडीमेड गुड्स के प्रति, ठीक है। अब हम बात करें वहीं पर कुका मूवमेंट के इंपॉर्टेंट लीडर्स की, तो जैसे कि मैंने नाम बताया, भगवत जवाहर मल इन्होंने शुरू किया, जिन्हें सियान साहब के नाम से जाना जाता था, ठीक है। भगवत जवाहर मल के ही जो शिष्य थे, उन्हीं के जो डिसिपल थे वो बलक सिंह थे। तो बलक सिंह जी जो हैं वो बाद में आते हैं और फिर उनके जो शिष्य बनते हैं वो राम सिंह जी बनते हैं, और राम सिंह जी इस मूवमेंट को ज्यादा अच्छी तरह से क्या करते हैं, स्प्रेड करते हैं, फैलाते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स की अगर बात की जाए, खास अगर साल या ईयर्स की बात करें, हम मुख्य वर्षों की अगर बात करें, तो 1857 1857 में 1857 में क्या होता है कि जो सदगुरु राम सिंह थे वो सेटअप करते हैं किसे, नामधारी सेक्ट को, नामधारी संप्रदाय को शुरू करते हैं। कौन, बाबा राम सिंह 1857 में, इन 1857 सदगुरु राम सिंह सेटअप नामधारी सेक्ट, नामधारी सेक्ट की स्थापना की। देखिए मूवमेंट की आइडियोलॉजी पहले से चल रही है। नामधारी संप्रदाय किसने स्थापित किया, बाबा राम सिंह जी ने स्थापित किया, और अपॉइंट करते हैं सुभाष मीन्स गवर्नर, जो मैंने बताया।
नायब सूबास या डेप्यूटी गवर्नर्स टू मोबिलाइज कुकास अक्रॉस द पंजाब। तो पंजाब के आसपास या पंजाब के बाहर भी या पंजाब के अंदर इन्होंने क्या किया है, आसपास जो पूरे भारत के जो क्षेत्र था उसमें 22 लर्निंग सेंटर बनाए, वहां पे सूबास को अपॉइंट किया और अपनी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने की कोशिश की। ठीक है, 1872 में क्या होता है कि 1871 की घटना पहले ही बता चुका हूं कि कुछ वायलेंस होता है, फिर 1872 में ब्रिटिशर्स इसे कर्ब करने की कोशिश करते हैं। ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, द ब्रिटिश, ये 1872 की बात बताई थी मैंने, 65 लोगों को जो मारा गया था। तो इन 1872 द ब्रिटिश एग्जीक्यूटेड 65 कुकास बाई कैनन। कैनन मतलब तोप के मुंह के ऊपर 65 कुकास को बांध दिया जाता है और उन्हें मृत्यु दे दी जाती है। ठीक है, कैप्चर्ड सदगुरु राम सिंह जी जो थे उन्हें कैप्चर कर लिया था, अरेस्ट कर लिया था और ट्रांसपोर्टेड हिम टू रंगून, और उन्हें कहां भेज दिया जाता है, रंगून भेज दिया जाता है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी होती है 72 में। 1885 में क्या होता है, 1885 में क्या होता है, तो 1885 में विद द डेथ ऑफ राम सिंह जी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है विद द डेथ ऑफ राम सिंह। 1885 में राम सिंह की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। जो इंपोर्टेंट लीडर थे, जो मुख्य लीडर थे इस मूवमेंट के, उनकी 1885 में मृत्यु हो गई। एंड द मूवमेंट स्लोली फेडेड अवे, और धीरे धीरे ये जो आंदोलन है वो क्या होने लग जाता है, बंद होने लग जाता है, समाप्त होने लग जाता है। ठीक है, इस मूवमेंट के बारे में, ये मूवमेंट इतना फेमस था या इतना इंपॉर्टेंट था कि 2014 में 2014 में भारत सरकार इस मूवमेंट के कॉमेमोरेशन के रूप में, इस मूवमेंट की याददाश्त के रूप में, इसकी रिस्पेक्ट के रूप में एक पोस्ट रिलीज करती है, एक स्टाम्प रिलीज करती है, एक पोस्ट स्टाम्प रिलीज किया जाता है। ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस का एक स्टाम्प रिलीज किया जाता है, किससे रिलेटेड, कुका मूवमेंट से रिलेटेड। कब होता है, इन 2014 इंडियन पोस्ट रिलीज स्टाम्प ऑन कुका मूवमेंट टू हेल्प एग्जामिनर्स। ठीक है, तो ये एक स्टाम्प रिलीज किया जाता है किसके द्वारा, इंडियन पोस्ट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे हल्का सा मैंने आप लोगों को एक टॉपिक बताया है, दैट टॉपिक इज नोन एज द कुका नामधारी मूवमेंट। चलिए, तो यहाँ पे हमारा ये जो लेक्चर 9 था, जिसमें हमने 1857 के रिवोल्ट के बाद जो इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स हुए हैं, जिसमें हमने ज्यादा नहीं, देखिए रिवोल्ट्स तो कई सारे हुए थे, हमने जैसे कि क्रांतिकारी रिवोल्ट्स की बात करें, फार्मर या वीजेंट्स रिवोल्ट्स की बात करें, तो कई सारे रिवोल्ट हुए हैं। ठीक है, लेकिन हमने 4 इंपॉर्टेंट रिवोल्ट्स को ही क्या किया है, सिलेक्ट किया है, जिनमें पहला नाम आता है आपका नील विद्रोह 1859-60 में, कहां पर हुआ था, बंगाल में हुआ था। पावना रिवोल्ट 1870 से 80 तक एक पूरा सीरीज ऑफ रिवोल्ट था। ठीक है, उनके जो जमींदार थे उनके अगेंस्ट में किया गया था। ठीक है, पावना रिवोल्ट, ये भी बंगाल या बांग्लादेश में हुआ था। तीसरा हमने बात की थी, थर्ड रिवोल्ट जो हमने पढ़ा था, वो हमने डिस्कस किया था बिरसा मुंडा वाला, जो मुंडा रिवोल्ट था। ठीक है, तो मुंडा रिवोल्ट की बात की, जो लगभग 1899 के समय पर हुआ है। ठीक है, मुंडा रिवोल्ट जो झारखंड वाले क्षेत्र में बिरसा मुंडा ने किया था। चौथा रिवोल्ट जो हमने डिस्कस किया है वो कुका या नामधारी मूवमेंट था, जो पंजाब या नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, पंजाब वाले क्षेत्र में लगभग 1872 के लगभग हुआ था। और ये मूवमेंट बाबा राम सिंह के द्वारा क्या किया गया था, शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की और शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 10 या लेक्चर नंबर 10। ठीक है।